नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अक्षर हिंदी में। क्या आप भी नई एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 4 हरिद्वार को लेकर परेशान हैं? तो अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों के पहले हिस्से, जिसे पाठ से के नाम से जाना जाता है, इसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इन उत्तरों को बहुत ही सरल भाषा में और एकदम टू द पॉइंट तैयार किया है। ये उत्तर इतने सटीक और छोटे हैं कि इन्हें याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं हरिद्वार की शानदार साहित्यिक यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अक्षर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मेरी समझ से जो पहला उपविभाग है, इसमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, यानी कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका उत्तर एक हो, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें उत्तर एक से अधिक सही हो। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अब पहला प्रश्न है कि सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, इसका क्या अर्थ है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, लेखक के अनुसार सज्जन लोग बिना पूछे स्वादिष्ट रसीले फल देते हैं। दूसरा विकल्प है, लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तीसरा विकल्प है, लेखक का मानना था कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत सज्जन थे। और चौथा विकल्प है, लेखक को पत्थर मारकर पके हुए फल तोड़कर खाना पसंद था। तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प ख है कि लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अब इस विकल्प का चयन हमने क्यों किया, हमको यह विकल्प उपयुक्त क्यों लग रहा है, तो हम इसका कारण देंगे। हम लिखेंगे क्योंकि लेखक वृक्षों को सज्जनों की तरह बताते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों को सहकर भी दूसरों का हित करते हैं। पत्थर मारने का अर्थ हानि पहुंचाना नहीं है यहाँ, बल्कि वृक्षों की सहनशीलता और उनकी उदारता दिखाना है। इसी कारण हमने दूसरा विकल्प जो था कि लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त करते हैं, इसे चुना हुआ है। आप इसी प्रश्न के दूसरे प्रश्न को जब देखेंगे तो उसमें ये पूछा गया रहता है कि आप कारण भी बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना, तो आप ये कारण लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? पहला विकल्प है शारीरिक थकान और मानसिक बेचैनी। दूसरा विकल्प है आर्थिक संतोष और मानसिक विकास। तीसरा विकल्प है मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव, तथा चौथा विकल्प है सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक भाव। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है और पूछा है कि इससे लेखक का कौन सा भाव उत्पन्न होता है। तो वैराग्य और भक्ति की बात की गई है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव होगा। और इसका कारण हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि हरिद्वार का पवित्र वातावरण, गंगा स्नान और साधुओं की उपस्थिति ने लेखक के मन में भक्ति और वैराग्य जगाया। यह अनुभव उन्हें गहरी मानसिक शांति और आत्मिक संतोष देता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 है कि पत्थर पर भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है, यानी इस वाक्य से हम क्या अर्थ निकालते हैं, हमें यह बताना है। विकल्प है संतुष्टि में सुख होता है। दूसरा विकल्प है सुखी लोग पत्थर पर भोजन करते हैं। तीसरा विकल्प है लेखक के पास सोने की थाली नहीं थी। और चौथा है पत्थर पर रखा भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है। तो मुझे लगता है कि इसका जो सबसे सही उत्तर है वह संतुष्टि में सुख होता है, यही कहा जाएगा। तो हम उत्तर लिखेंगे विकल्प का संतुष्टि में सुख होता है। और इसका कारण हम देंगे कि क्योंकि लेखक बताते हैं कि साधारण साधनों से भी भोजन आनंददायी हो सकता है यदि मन संतुष्ट हो। यह कथन मानसिक संतोष की श्रेष्ठता को दर्शाता है, न कि बाहरी वैभव। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वह विकल्प क होगा, संतुष्टि में सुख होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 है कि एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है, यानी इस बात से हम क्या सीख सकते हैं, हमें यह बताना है। तो पहला विकल्प है अंधविश्वास और लालच। दूसरा विकल्प है मानवता और देश प्रेम। तीसरा विकल्प है सादगी और आत्मनिर्भरता। और चौथा विकल्प है स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। तो इसके उत्तर के रूप में हम 2 विकल्प का चयन करेंगे क्योंकि ये दोनों सही लग रहे हैं। पहला विकल्प ग सादगी और आत्मनिर्भरता, और दूसरा सही उत्तर है विकल्प घ
स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। और कारण हम क्या लिखेंगे इन दोनों विकल्पों को चुनने का, कि क्योंकि लेखक ने बिना किसी विशेष साधन या आडंबर, आडंबर माने दिखावा होता है, बिना किसी आडंबर के स्वयं रसोई बनाकर भोजन किया, यानी अपने ही भोजन बनाए और भोजन किए। यह सादगी, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि गंगा जी के तट कितने स्वच्छ हैं और लेखक को प्रकृति से कितना प्रेम है। इसीलिए दिए गए प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प ग सादगी और आत्मनिर्भरता तथा विकल्प घ स्वच्छता और प्रकृति प्रेम दोनों चुना गया है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 है कि लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था। पहला विकल्प दिया है राजनीतिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है प्राकृतिक। यानी लेखक का जो हरिद्वार का अनुभव था वह किस प्रकार का अनुभव था, उन्हें किस प्रकार की अनुभूति हुई। तो इसके उत्तर के रूप में भी हम दो विकल्प का चयन करेंगे, पहला विकल्प ख आध्यात्मिक और दूसरा विकल्प घ प्राकृतिक। और कारण हम क्या बताएंगे इसका, कि क्योंकि लेखक ने गंगा जी की पवित्रता, साधु संतों और तीर्थ स्थलों से जुड़ा अनुभव साझा किया है। उनका मन वैराग्य और भक्ति से भर गया था, इसलिए यह यात्रा मुख्यतः आध्यात्मिक थी। और चूंकि हरिद्वार प्रकृति की गोद में है, हरिद्वार का वर्णन करते हुए लेखक ने प्राकृतिक सुंदरता का भी बहुत वर्णन किया है, अतः हम प्राकृतिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 कि पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है। यानी पत्र में जो भाषा प्रयोग में लाई गई है उसकी एक विशेषता बतानी है, उसका एक लक्षण बताना है। तो विकल्प दिए गए हैं कि कठिन शब्दों का प्रयोग और बोझिलता, दूसरा विकल्प है मुहावरों का अधिक प्रयोग, तीसरा विकल्प है सरलता और चित्रात्मकता और चौथा विकल्प है जटिलता और संक्षिप्तता। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है विकल्प ग सरलता और चित्रात्मकता। कारण हम बताएंगे यह विकल्प चुनने का, क्योंकि लेखक ने प्राकृतिक दृश्य, गंगा तट, वृक्षों और पर्वतों का वर्णन बहुत ही सरल और चित्रात्मक शैली में किया है। पाठक पढ़ते ही उन दृश्यों को अपने मन में देख सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग सरलता और चित्रात्मकता। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वही जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब हमको कारण बताना है कि हमने जो विकल्प चयन किया है हमने वही विकल्प क्यों चुना। तो प्रत्येक का कारण प्रत्येक प्रश्न के नीचे है, पुनः दोबारा भी कारण लिखा है। तो आपको जो वाला पसंद आए, प्रश्न के साथ वाला पसंद आए तो आप वो कारण लिख लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। अगर वो नहीं पसंद आ रहा है तो ये प्रत्येक प्रश्न के कारण यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनमें से देख सकते हैं। तो हम पहले प्रश्न में विकल्प चुनने का कारण बताएंगे कि पहले प्रश्न में मैंने समझाया कि पत्थर मारने का मतलब नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि वृक्षों की सहनशीलता और उदारता है। अगर कोई दोस्त कहे कि इसका मतलब लेखक को फल खाना पसंद था, तो मैं कहूंगा कि पाठ में कहीं नहीं लिखा कि लेखक को फल तोड़कर खाना अच्छा लगता था, बल्कि उन्होंने वृक्षों की तुलना सज्जनों से की है, इसलिए मैंने ये विकल्प चुना। दूसरे प्रश्न के उत्तर में अगर कोई मित्र मेरा जिससे हम चर्चा करेंगे कहे कि आर्थिक संतोष और मानसिक विकास चुनता है, तो मैं समझाऊंगा कि लेखक ने हरिद्वार की पवित्रता से भक्ति और वैराग्य का अनुभव किया, न कि पैसों या विकास से। और तीसरे प्रश्न के उत्तर में मैं कहूंगा कि असली सुख संतोष है, सोने की थाली से नहीं, इसलिए उत्तर सही यही है कि संतुष्टि में सुख होता है। चौथे प्रश्न का कारण बताते हुए मैं लिखूंगा कि चौथे प्रश्न में अगर कोई साथी स्वच्छता और प्रकृति प्रेम कहे तो मैं मानूंगा कि यह आंशिक रूप से सही है। इसी कारण उसमें मैंने दोनों उत्तर लिख दिए हैं, लेकिन लेखक ने खासकर सादगी और आत्मनिर्भरता को ही महत्व दिया है। तो जो विद्यार्थी केवल एक विकल्प का चयन करना चाहते हैं, सादगी और आत्मनिर्भरता वाला, वह इसका उत्तर लिखेंगे। हालांकि यदि दोनों आप चुनते हैं तो आप ये कारण लिखेंगे तो यह दोनों को जस्टिफाई कर रहा है, दोनों को न्याय दे रहा है। पांचवें प्रश्न के उत्तर में अगर कोई मित्र मेरा प्राकृतिक चुने तो मैं कहूंगा कि प्राकृतिक दृश्य तो थे, पर लेखक का असली अनुभव आध्यात्मिक था, क्योंकि वे बार बार भक्ति और वैराग्य की बातें करते थे। और छठे प्रश्न में मैं समझाऊंगा कि भाषा में कठिन शब्द तो हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतनी चित्रात्मकता और सहजता है कि पाठक सब देख सकता है, इसलिए चित्रात्मकता और सहजता वाला विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्नों के विकल्प के चयन के साथ भी कारण लिखा है और यहाँ भी कारण लिखा है, तो आपको दोनों में से जो वाला कारण पसंद आए कोई एक लिख लीजिए। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का विभाग है मिलकर करें मिलान। निर्देश दिया है कि पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपस में चर्चा कीजिए और इनके उपयुक्त संदर्भों से
इनके उपयुक्त अर्थों से इनका मिलान कीजिए। अब पहला शब्द दिया है हरिद्वार और हमें संदर्भ में मिलाना है कि इसका मिलान किससे होगा। दूसरा है गंगा, तीसरा है भगीरथ, चौथा है चंडिका, पांचवा है भागवत और छठा है दालचीनी। और इसके संदर्भ 6 यहां पर दिए गए हैं, हमें इसका सही मिलान करना है। तो आइए देखते हैं इसका मिलान कैसे हो सकता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, पहले का मिलान करेंगे तीसरे से कि हरिद्वार यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहां से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। इसी तरह दूसरा शब्द है गंगा, तो इसका मिलान हम 5वें संदर्भ से करेंगे कि यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, त्रिपथगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुर नदी, ये सारे इनके नाम हैं। इसी तरह से तीसरा शब्द दिया था भगीरथ, जिसका मिलान संदर्भ में छठे से होगा और लिखा जाएगा कि ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। चौथा शब्द है चंडिका। चंडिका का अर्थ होता है मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का यह एक रूप है, तो चौथा शब्द चंडिका का मिलान संदर्भ में पहले संदर्भ से होगा। इसी तरह 5वां शब्द है भागवत, जिसका मिलान संदर्भ में दूसरे नंबर से होगा, जिसमें लिखा है यह 18 पुराणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। और सबसे आखिर में शब्द दालचीनी है, जिसका मिलान संदर्भ में चौथे वाले क्रमांक से होगा, जहां पर यह बताया जाएगा कि यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम में आती है। इसे दारचीनी भी कहते हैं। तो यह मिलान है पहले का तीसरे से, दूसरे का 5वें से, तीसरे का छठे से, चौथे का पहले से, 5वें का दूसरे से और छठे का चौथे से। तो इस तरह हम इसका मिलान करेंगे। आइए चलते हैं अब आगे। अगला विभाग भी है मिलकर करें चयन, यह भी मिलान से ही संबंधित है। निर्देश दिया है कि पाठ से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 2-2 अर्थ दिए हैं, जिसमें से एक सही है और एक भ्रामक है, गलत है। अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और उपयुक्त निष्कर्ष पर सही का चिन्ह लगाइए। अब पंक्ति दी गई है, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहला रही है। और निष्कर्ष दिया है कि लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। और दूसरा निष्कर्ष दिया है कि सज्जनों की शुभ इच्छाएं लताओं के समान फैल जाती हैं। तो इस तरह आप इसे देख लेंगे, आपकी पुस्तक में है, यहां पर भी है, आप सारा देखिए। हम आते हैं इसके उत्तर पर और देखते हैं कि किस पंक्ति का कौन सा निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पुनः पंक्ति और निष्कर्ष लिखा है। जो निष्कर्ष सही है उसके सामने सही का निशान लगा हुआ है। तो पहली पंक्ति है, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैल कर लहलहा रही है। तो इसका जो सही निष्कर्ष है वह है लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। तो हम इसी के सामने टिक लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। दूसरी पंक्ति है, बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। तो इसका जो सही निष्कर्ष होगा वह होगा दूसरा, कि वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। तीसरी पंक्ति है कि इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष इसका सही होगा कि यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। चौथी पंक्ति है कि यहाँ का जल अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। और इसका निष्कर्ष में सही निष्कर्ष है पहला वाला, कि गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहारी है। पांचवी पंक्ति है कि एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। निष्कर्ष की तरफ इसमें दूसरा निष्कर्ष सही है, जिसमें लिखा है कि लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया, जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है, और छठी पंक्ति है कि निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, जिसमें निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष सही है कि लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए, यानी इसे पढ़ा जाए और संजोया जाए। तो इस तरह से हम सही निष्कर्ष का चयन करेंगे।
और उसे उसके सामने लिख देंगे। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का विभाग है पंक्तियों पर चर्चा। निर्देश दिया गया है कि पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा करिए और लिखिए। और पहली ही पंक्ति इसमें लिखी गई है कि यहाँ की कुसा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी सुगंधमय है। यानी इस पंक्ति का हमें क्या अर्थ समझ में आया, हमें यह बताना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि हरिद्वार की भूमि इतनी पवित्र और विशेष है कि वहां उगने वाली साधारण सी घास, जिसे कुसा कहते हैं, उससे भी दालचीनी जैसी और जावित्री जैसी सुगंध आती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह भूमि की आध्यात्मिक महत्ता और विशेषता को दर्शाता है। तो इस पंक्ति से हमें यही समझ में आता है। इसे आप लिखिए। आइए देखते हैं अगली पंक्ति। अगली पंक्ति है कि आहा, इनके जन्म भी धन्य है, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर कोयले और राख से भी लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक पेड़ों की उपयोगिता की प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वृक्ष अपने जीवन में हर प्रकार से मनुष्य के काम आते हैं। फल, फूल, पत्ते, लकड़ी आदि देते हैं और मरने के बाद भी कोयले और राख बनकर उपयोगी रहते हैं। यानी जब वे सूख जाते हैं तो उनका कोयला बनता है या राख बनती है, वो भी मनुष्यों के काम आता है। तो ये पंक्तियां वृक्षों की महिमा का वर्णन करती हैं। तो इसका अर्थ हमें यही समझ में आया, हम यही लिखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है सोच विचार के लिए। निर्देश दिया गया है कि पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। और प्रश्न है, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। प्रश्न पूछा गया है इस पंक्ति पर आधारित कि लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है। क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब कब। संकेत भी दिया है कि किसी स्थान से लौटने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहना। अब लेखक ने कहा है कि मेरा चित्त तो वहीं निवास करता है, यानी मैं चित्त से वहीं हूँ, मन से वहीं हूँ। अब पूछा गया है कि क्या आपको भी ऐसा कभी अनुभव हुआ है कि आप कहीं गए हो, वहां से वापस आ गए हो और वापस आने के बाद फिर आपको लग रहा हो कि आपका मन बार बार वहीं घूम के जा रहा है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि यह वाक्य दर्शाता है कि हरिद्वार की पवित्रता, सौंदर्य और शांति ने लेखक के मन पर गहरा प्रभाव डाला है। वह भले ही शारीरिक रूप से हरिद्वार से लौट आए हों, लेकिन उनका मन वहीं पर बसा हुआ है। यह भाव किसी स्थान से आत्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। अपना अनुभव लिखेंगे हम कि हाँ, कई बार ऐसा अनुभव हुआ है, जैसे किसी धार्मिक स्थल, शांतिपूर्ण किसी गांव में प्राकृतिक स्थान से लौटने के बाद भी वहां की यादें मन में बसी रह जाती हैं। एक बार मैं शिमला से लौटने के बाद कई दिन तक वही ठंडी हवा और पहाड़ी रास्ते मन में मेरे घूमते रहे। या फिर आप ये बता दीजिए कि जब हम अपने गांव गए थे गर्मी की छुट्टियों में, वहां से आने के बाद भी मेरा मन बहुत दिनों तक अपने गांव में ही लगा रहता था, मुझे बार बार उसकी याद आती थी। तो आप कोई भी अनुभव बता सकते हैं जहां पर जा करके आप वापस आए हो और आपको बार बार वहां की याद आती हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। अब लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए, यानी विचार भी बताइए कि मिलते हैं कि नहीं, और उसका एक आध उदाहरण भी दीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि लेखक का यह कथन उस समय के पंडों की संतोष वृत्ति को दर्शाता है। आज के समाज में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, क्योंकि अब अधिकतर लोग अधिक पाने की लालसा में लगे रहते हैं। फिर भी कुछ ग्रामीण इलाकों या धार्मिक स्थलों पर अब भी ऐसे संतोषी लोग मिल जाते हैं, जो श्रद्धा से मिली छोटी सी भेंट को भी आदर से स्वीकारते हैं। उदाहरण हम क्या देंगे कि एक बार मैंने उज्जैन में एक वृद्ध पुजारी को देखा, जो केवल 2 रुपए में पूजा कर संतोष से बैठे थे। जब उन्हें अधिक पैसे देने की कोशिश की गई तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, श्रद्धा से जो मिला वही बहुत है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हुई है तो आप उस घटना का भी वर्णन कर सकते हैं कि जहां किसी व्यक्ति ने संतोष प्रदर्शित किया हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में लिखा है कि मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। अब प्रश्न है कि आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा है? उस स्थान में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी
जो उसे टिकने योग्य बताती होंगी। अब संकेत में देना है कि केवल आराम, सुविधा या और कोई कारण भी है जिसके कारण आप कहीं रहना चाहते हैं या आपका कहीं रहने का मन करता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि लेखक ने दीवान कृपाराम के बंगले को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि उनका बंगला हरिद्वार में था। हरिद्वार जैसे धार्मिक और प्राकृतिक स्थल में स्थित होने के कारण बंगले का वातावरण शांतिपूर्ण और मन को सुकून देने वाला था। इसी कारण लेखक ने उसे टिकने योग्य कहा है। अब उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, आइए हम वो भी देखते हैं। कि दीवान कृपाराम का बंगला हरिद्वार में था। हरिद्वार एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ गंगा नदी बहती है और अनेक धार्मिक गतिविधियां होती रहती हैं। साथ ही हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता बरबस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। इन सारी विशेषताओं के कारण दीवान कृपाराम के बंगले को लेखक ने टिकने योग्य बताया है। अगला प्रश्न है कि फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्षों के महत्व के बारे में कौन कौन सी बातें सूझ रही हैं? यानी यह पंक्ति पढ़ने पर आपके मन में वृक्षों का कौन कौन सा महत्व समझ में आ रहा है, उनके बारे में आपके क्या विचार बन रहे हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि इस वाक्य से वृक्षों की महान उपयोगिता का बोध होता है। वे अपने जीवन भर मनुष्य की सेवा करते हैं, फल, फूल, छाया और लकड़ी देते हैं और मृत्यु के बाद भी कोयले और राख के रूप में उपयोगी रहते हैं। यह वाक्य यह सिखाता है कि वृक्ष केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि सेवा और त्याग का प्रतीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला उपविभाग है अनुमान और कल्पना से, जिसमें पहला प्रश्न है कि यह भूमि तीन ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं, आप वहां क्या क्या करना चाहेंगे। यानी आपको कल्पना करनी है कि आप हरिद्वार पहुंच गए हैं और आप वहां जाकर के क्या क्या करना चाहेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अगर मैं हरिद्वार में होता तो मैं ये सब करना चाहता कि मैं सबसे पहले वहां के सुंदर हरे भरे पर्वतों को देखना चाहूंगा, मैं गंगा जी के शीतल और मीठे जल में स्नान करना चाहूंगा, मैं वहां के घाटों को देखना चाहूंगा और कलकल बहती हुई गंगा की धारा को महसूस करना चाहूंगा। और भी हम लिख सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि लेखक की तरह पत्थर पर भोजन करके उस सुख का अनुभव करूं जो सोने की थाल के भोजन से बढ़कर कहीं था। और क्या करेंगे, लिखेंगे आपकी मैं वहां के अलग अलग मंदिरों, मठों, इन सब को भी देखना चाहूंगा। इसके अलावा भी आपका कुछ मन करता है तो आप लिख सकते हैं। इसमें से मान लीजिए कुछ आपका मन नहीं कर सकता है तो उसको आप हटा सकते हैं। तो हर तरह से आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो हम इस तरह से अपनी इच्छाएं बता सकते हैं कि हम हरिद्वार में क्या क्या करना चाहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जल के छलके पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं और पानी के छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभवों को अपनी कल्पना से लिखिए। यानी आप महसूस कीजिए कि आप गंगा के किनारे ही हैं और गंगा की पानी के छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? तो इसका उत्तर लिखते हुए हम लिखेंगे कि मैं कल्पना करता हूं कि मैं गंगा के तट पर बैठा हूं और वहां का ठंडा मीठा पानी मेरे चेहरे पर छलक रहा है। तो उस समय मुझे बहुत खुशी और शांति महसूस होती। ठंडी हवा के साथ पानी की बूंदें मेरे मन को एकदम शांत कर देती। मुझे लगता कि जैसे गंगा माता मुझे अपने स्पर्श से पवित्र कर रही हैं और मेरा सारा दुख दूर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? यानी पेड़ पौधे अगर मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगेंगे तो होगा क्या? तो हम लिखेंगे उत्तर इसका कि अगर पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे तो हमारा जीवन बहुत बदल जाएगा। वे हमें सिखाएंगे कि हमें फल देने के लिए तैयार रहने वाले सज्जनों की तरह निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे या उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो वे शायद हमें फल, फूल, लकड़ी देना बंद कर देंगे। इससे हम प्रकृति का सम्मान करना सीख जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर श्री गंगा जी की दो धारा हो गई हैं। एक का नाम नील धारा और दूसरी श्री गंगा जी के ही नाम से। अब इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे देश में जब किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति का नाम लेते हैं तो हम उनके नाम के आगे श्री और पीछे जी लगाते हैं। लेखक ने गंगा नदी के लिए श्री गंगा जी का प्रयोग इसलिए किया होगा क्योंकि
गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक पूज्य देवी माना जाता है। इस तरह लेखक ने गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को प्रकट किया है। एक तर्क इसका यह भी हो सकता है, चूंकि गंगा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग नाम है, तो उनके साथ श्री की बजाय श्रीमती होना चाहिए था। किंतु आप यह ध्यान रखिए कि देवी देवताओं के नाम या सामान्यतः महिलाओं के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है। देवियों के आगे तो सारे देवियों के आगे श्री ही लगता है। आपने देखा होगा कि श्री दुर्गा, ये भी स्त्रीलिंग नाम है, श्री लक्ष्मी, देवियों के नाम के आगे श्री ही लगता है। यही कारण होगा कि लेखक ने गंगा जी के नाम के साथ भी श्री का ही प्रयोग किया होगा। अगला प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में एक श्रवण बाधित यानी जिसे सुनाई नहीं देता है या दृष्टि बाधित जिसे दिखाई नहीं देता है ऐसे व्यक्ति के साथ गए हैं। उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। यानी कल्पना करना है कि हमारे साथ जो व्यक्ति है उसे दिखाई या सुनाई नहीं पड़ता है, तो हम उसके लिए उसकी यात्रा को और अच्छी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे कि अगर मैं किसी ऐसे मित्र के साथ हरिद्वार जाता तो मैं उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए यह करता। यदि मेरे साथ कोई दृष्टि बाधित मित्र है तो मैं उन्हें हरिद्वार के दृश्य जैसे पर्वतों की हरियाली, मंदिरों की बनावट, बहती गंगा की धारा का वर्णन बोलकर बताता। मैं उन्हें गंगा जी के जल में हाथ डालकर उसकी ठंडक महसूस करवाता और वहां की घंटियों की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट सुनवाता। दूसरा, यदि मैं किसी श्रवण बाधित मित्र के साथ गया हूं तो उनके लिए क्या करता। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गया हूं जिन्हें सुनाई नहीं पड़ता है तो मैं उनके लिए क्या करता। तो मैं उन्हें हरिद्वार के खूबसूरत दृश्य जैसे बहती हुई गंगा और पर्वतों के चित्र दिखाता। मैं उनके लिए सब कुछ लिख कर या संकेतों में समझाता। दोनों के लिए मैं बहुत ध्यान रखता और हर कदम पर उनका हाथ पकड़कर चलता ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो हम अपने दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित मित्र के लिए हरिद्वार में ये सारे काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपविभाग है लिखे संवाद। प्रश्न है कि मेरे संग कल्लू जी मित्र परमानंदी थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा पर एक काल्पनिक संवाद लिखिए। अब लेखक ने बताया था कि उनके साथ उनके एक मित्र गए थे, बड़े आनंददायक मित्र कल्लू जी। अब आप अपनी कल्पना से यह बताइए कि उन दोनों के बीच क्या बात हो रही होगी। तो इस पर एक संवाद लिखना है। तो हम संवाद लिखेंगे कि सबसे पहले लेखक कहते हैं कि कल्लू जी, हरिद्वार आकर मेरा मन कितना शांत और निर्मल हो गया है। यहाँ की हवा और गंगा जी का पानी कितना शीतल है। कल्लू जी कहेंगे, हाँ मित्र, बिल्कुल ऐसा आनंद तो मुझे आज तक कभी नहीं मिला। यहाँ के पहाड़ और हरियाली देखकर तो आंखें तृप्त हो गईं। फिर लेखक क्या कहेंगे कि और वह दिन याद है जब हमने गंगा के तट पर पत्थर पर भोजन किया था। उस भोजन का सुख तो सोने की थाल के भोजन से भी कहीं ज्यादा था। कल्लू जी कहते हैं, सच कहा मित्र, उस समय मन में ज्ञान और भक्ति के भाव उठ रहे थे। यह यात्रा हमेशा याद रहेगी। तो लेखक क्या कहते हैं कि मेरा तो चित्त अब भी यही निवास करता है, मेरा मन वापस जाने को नहीं कर रहा है। तो इस तरह हम संवाद लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि यह भूमि तीन ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। लेखक और प्रकृति के बीच एक कल्पनात्मक संवाद तैयार कीजिए, जैसे पर्वत बोल रहे हो। अब अभी तो आपने पिछले प्रश्न में देखा कि कल्लू जी से बात हो रही है। अब मान लीजिए कि पर्वत या प्रकृति का कोई और अवयव बोल रहा है, तो उससे कैसे लेखक का संवाद होगा, उससे कैसे बातचीत होगी। तो हम उत्तर लिखेंगे, लेखक और वृक्ष का संवाद। तो लेखक कहते हैं, आहा, हरिद्वार की भूमि सचमुच धन्य है, ये हरे भरे पर्वत कितने सुंदर लग रहे हैं। तो वृक्ष कहेगा कि हवा के झोंके के रूप में, हे यात्री, हम यहाँ सदियों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। हम साधुओं की तरह घाम, ओस और वर्षा सब कुछ सहते हैं। तो लेखक कहेगा, मैं समझ सकता हूँ, आप फल, फूल, छाया और लकड़ी देकर लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। आपका जन्म धन्य है। तो वृक्ष कहेगा कि यह हमारा कर्तव्य है, यहाँ की पवित्रता ही हमारी पहचान है। लेखक कहेंगे कि मैं आपकी पवित्रता को महसूस कर सकता हूँ, यहाँ आते ही मेरा मन प्रसन्न और निर्मल हो गया था। तो वृक्ष कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हर आने वाला यात्री यहाँ की शांति को महसूस कर सके और अपने मन को शुद्ध कर सके। तो यह एक कल्पनात्मक संवाद है जिसमें लेखक और वृक्ष का संवाद हुआ है। आप इसमें पर्वत से भी संवाद करा सकते हैं, आप इसमें गंगा नदी से भी संवाद करा सकते हैं, अपनी कल्पना से कोई और बातचीत प्रस्तुत कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। और अगर आपको और कुछ नहीं करना है तो आप इसे लिख लीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है और हैं का उपयोग। निर्देश दिया गया है कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य है कि विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं।
दूसरा देवता नहीं। दूसरा वाक्य है कि यूं तो वैरागियों ने कई मठ मंदिर बना लिए हैं। आप यह जानते ही हैं कि एक वचन संज्ञा शब्द के साथ है का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हैं का। सोचिए, गंगा शब्द एक वचन है, फिर भी इसके साथ हैं क्यों लिखा गया है? इसका कारण यह है कि कभी कभी हम आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन संज्ञा शब्दों को भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे आदरार्थ बहुवचन प्रयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पिताजी सो रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, तो इन दोनों जगहों पर बहुवचन है का प्रयोग किया गया है का प्रयोग किया गया है। अब कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें आदरार्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पहला है कि प्रधानाचार्य विद्यालय में नहीं, रिक्त स्थान था तो यहां हम लिखेंगे हैं। वे अभी सभा में उपस्थित हैं, क्योंकि जो प्रधानाचार्य हैं उनको आदर देना चाहिए। माता पिता, तो माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। मेरी बहन, अब बहन को आदर नहीं दिया जाता, छोटी बहन को आदर से ना बुलाएं तो भी कोई बात नहीं है, तो इनके साथ हम आदरार्थ हैं का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे कि मेरी बहन बाजार जा रही है, वहां से किताबें ले आएगी। बाहर फेरी वाला आया है, फेरी वाले के साथ भी आदरार्थ है का प्रयोग नहीं होता है, तो यहां भी हम बिना बिंदी के है लिखेंगे। डाकिया जी आए हैं, डाकिया जो है वह आदरार्थ व्यक्ति है, वह हमारे सूचनाएं ले आता है, हमारे पत्र ले आता है, तो हम उनको बहुत आदर देते हैं, तो उनके साथ हम हैं का प्रयोग करेंगे। आप हम अपने से बड़े या सम्मानित लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, तो आपके साथ भी हम क्रिया हैं का प्रयोग करेंगे। आपका स्वागत है, लेकिन स्वागत जो है वो एक वचन है, इसलिए यहां पर है का प्रयोग बिना बिंदी का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर साहब बहुत सम्मानित होते हैं, तो उनके साथ भी हम हैं का प्रयोग करते हैं। माता पिता के लिए आदरार्थ हैं का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी हम हैं का प्रयोग करेंगे। हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, तो ये भी आदर सूचक पद है, तो हम उनके लिए भी हैं का प्रयोग करेंगे, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बंदर आदरार्थ प्रयोग में नहीं आता, इसलिए हम उसके साथ है का प्रयोग करेंगे। तो आप देखेंगे कि इन रिक्त स्थानों पर कहाँ है लगेगा, कहाँ है लगेगा। तो जहां हम जिनको आदर देते हैं उनके लिए हैं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करेंगे, और जहां पर आदर सम्मान की उतनी आवश्यकता ना हो वहां पर हम सहायक क्रिया एक वचन की प्रयोग करेंगे और है का प्रयोग करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला विभाग है भावों की पहचान। यहाँ पर कुछ भाव दिए गए हैं, प्रेम, संतोष, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, आश्चर्य, करुणा, हास्य, शांति, परोपकार, दया और सुख। और नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, सोचिए कि इनमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, पहचानिए और ऊपर वाले में से चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। अब इस पंक्ति में कौन सा भाव प्रकट हुआ है, तो इसमें संतोषी भाव प्रकट हुआ है और प्रेम का भाव प्रकट हुआ है, तो इसका उत्तर हम संतोषी और प्रेम लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, तो इसमें कौन सा भाव आ रहा है, तो इसमें श्रद्धा और भक्ति का भाव आता है। तीसरा प्रश्न है पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, इसमें कौन सा भाव आ रहा है, तो इसमें हास्य का भाव आ रहा है और आश्चर्य का भाव आ रहा है। हास्य का भाव न भी लिखें तो भी काम चल जाएगा कि ये आश्चर्य की बात है कि पंडे जो है वह विलक्षण संतोषी है, उनके जैसा संतोषी कोई है ही नहीं। चौथा प्रश्न है हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई है, इसमें कौन सा भाव आ रहा है, तो इसमें शांति और करुणा का भाव आ रहा है। इसी तरह पांचवा प्रश्न है कि सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं, इसमें कौन सा भाव आ रहा है, तो इसमें परोपकार और दया का भाव आ रहा है। हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है काल की पहचान। एक वाक्य है कि यहाँ हर की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। निर्देश है कि आप जानते ही होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। परस्पर चर्चा करके पता लगाइए कि ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है। सही पहचाना, यह वाक्य वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। अब नीचे दिया गया है कि नीचे दी गई पाठ की इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि इनमें क्रिया कौन से काल को प्रदर्शित कर रही है, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल। अब प्रश्न 1 है, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, तो जहां गा होता है भविष्य में होने की बात होती है, वहां भविष्यत काल होता है। दूसरा प्रश्न है कि यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, तो है अर्थात वर्तमान काल। तीसरा प्रश्न है वृक्ष ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं,
यह भी वर्तमान काल का है। प्रश्न 4 है कि चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, यानी यह बीती बात है, तो यह भूतकाल का वाक्य है। अगला प्रश्न है कि मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था, यह भी भूतकाल का वाक्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि अब इन वाक्यों के काल को अन्य कालों में बदलकर लिखिए और नए नए वाक्य बनाइए। तो हम इनका उत्तर लिखेंगे कि निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दे रहे हैं, यह वर्तमान काल हो जाएगा। भूतकाल में इसका रूपांतर होगा कि निश्चय था कि आपने इस पत्र को स्थान दान दिया। अगला वाक्य था वर्तमान काल का, जिसे हम भूतकाल में बदलेंगे कि यह भूमि 3 ओर से सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी थी। इसी को हम भविष्यत काल में बदलेंगे कि यह भूमि 3 ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी होगी। अगला वाक्य भी वर्तमान काल का था, जिसे हम भूतकाल में बदलेंगे कि वृक्ष ऐसे थे कि मारने से फल देते थे। भविष्यत काल में बदलेंगे कि वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से फल देंगे। अगला प्रश्न था भूतकाल का, इसी को हम भविष्यत काल में बदलेंगे कि चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होगा। इसका अगला वाक्य भी भूतकाल का था, जिसका वर्तमान कालिक रूप हम लिखेंगे कि मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर बंगले में टिका हूं, और इसका भविष्यत काल लिखेंगे कि मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर बंगले में टिका होऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है पत्र की रचना। पंक्ति दी गई है कि और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूं। यह एक पंक्ति है और आगे लिखा गया है कि इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। नीचे इस पत्र की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं से जुड़े वाक्यों से इनका मिलान कीजिए। आइए देखते हैं। अब इसमें एक तरफ पत्र की विशेषताएं दी गई हैं और दूसरी तरफ पत्र से उदाहरण दिए गए हैं, और हमें सही मिलान करना है कि कौन सी विशेषता पत्र में किस पंक्ति से जुड़ेगी। अब इसमें व्यक्तिपरकता थी, संवादात्मकता थी, स्वाभाविक शैली थी, व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन था, अभिवादन या संबोधन था, हस्ताक्षर थे, उपसंहार और निवेदन था, और मुख्य विषय वस्तु। अब इसमें कहां पर, जैसे हस्ताक्षर है तो आपका मित्र यात्री, जैसे व्यक्तिपरकता है तो और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूं। तो इस तरह से इनका मिलान करना है। आइए देखते हैं कि किस विशेषता का मिलान पत्र में उदाहरण की किस पंक्ति से होता है। तो यह रहा मिलान आपके सामने। व्यक्तिपरकता का मिलान सबसे आखिरी वाले से होगा, संवादात्मकता का मिलान दूसरे से, इसी तरह स्वाभाविक शैली का मिलान यहाँ हुआ है। तो यहाँ देखिए, ये पत्र की विशेषताएं हैं और पत्र से उदाहरण है। आप इसमें से विशेषताओं का किनके साथ मिलान हुआ है इसे आप देख सकते हैं और अपनी पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक में इसी तरह मिलान कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिपरकता, इसमें क्या बताया जाता है कि पत्र लेखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होते हैं। तो इसका मिलान सबसे अंतिम से होगा, जिसमें लिखा है और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूं। इसी तरह दूसरी विशेषता है संवादात्मकता। इसमें क्या होता है, पत्र संवाद का रूप है, पाठक से सीधा संवाद होता है। तो किस पंक्ति में होता है कि ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया, यह बात पाठकों को बताई जा रही है। तीसरी विशेषता है स्वाभाविक शैली। इसमें भाषा कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं होती है, भावनाओं के अनुरूप होती है। तो इसका उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, तो आप देखिएगा, इसमें लिखा है कि एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके, तो ये वाली पंक्ति से मिलेगा। इसी तरह है चौथी विशेषता कि व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन, जिसका मिलान हम सामने करेंगे कि मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। इसी तरह अभिवादन या संबोधन, पत्र का आरंभ होता है जिसे संबोधित व्यक्ति को आदर पूर्वक संबोधित किया जाता है। इसका मिलान होगा दूसरी पंक्ति से कि श्रीमान कविवचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु, यह संबोधन किया गया है। हस्ताक्षर पत्र का एक हिस्सा होता है जिसमें लेखक अपने नाम या संबंध से पत्र को समाप्त करता है। तो इसका मिलान होगा कि आपका मित्र यात्री, और आगे लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी तरह उपसंहार और निवेदन होता है। तो इसका मिलान किससे हुआ है, आप देखेंगे कि और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूं, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। और सबसे आखिर में है विशेषता मुख्य विषय वस्तु, जिसमें हम लिखेंगे कि हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन है। जैसे यह भूमि 3 ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। तो इस तरह ये मिलान है, आप इसे अपनी पुस्तक में या पुस्तिका में मिला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग भी पत्र है।
निर्देश दिया गया है, प्रश्न है कि आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा है इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को पत्र के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को पत्र लिखकर बताइए। यानी आपने कोई एक यात्रा की है, उसके बारे में अपने किसी जानने वाले को लिखकर बताना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि जानने वाले को लिखना है तो यह अनौपचारिक पत्र होगा। अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम पता लिखेंगे विकासनगर, नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2025, और इसमें लिखेंगे प्रिय मित्र अमित, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में शिमला घूमने गया था। वहां का मौसम बहुत ही ठंडा और सुहावना था। हर तरफ हरे बड़े पहाड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हमने वहां बहुत मजे किए। मैंने पहाड़ों में ट्रैकिंग भी की। रास्ते में ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज से मन बहुत खुश हो गया था। मैंने एक पहाड़ी नदी में अपना पैर डालकर उसकी ठंडक महसूस की। शिमला की सुंदरता सचमुच वर्णन से बाहर है। यह यात्रा मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। मैं चाहता हूं कि अगली बार हम सब मिलकर ऐसी किसी जगह पर जाएं। तुम्हारा मित्र रमेश गोसाई। तो इस तरह से आप एक पत्र लिख सकते हैं। आपने जहां की यात्रा की हो आप उसके बारे में बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में हरिद्वार शब्द से जुड़े शब्द अपने मन से या पाठ से चुनकर लिखना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। हरिद्वार से कौन कौन सा शब्द जुड़ा है? हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में आरती होती है, हरिद्वार में भक्त आते हैं, हरिद्वार में हर की पैड़ी है, हरिद्वार में गंगा नदी है, वहां पर मंदिर भी है, तीर्थ है हरिद्वार एक। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हम लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो यही लिख लें, आप चाहें तो अपने मन से और ढूंढ करके लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला उपविभाग है लेखन के अनोखे तरीके। पहला प्रश्न है कि हरिद्वार पाठ में लेखक ने हरिद्वार के अपने अनुभवों को बहुत ही साहित्यिक और कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्यों के माध्यम से दृश्यों का वर्णन किया है। जैसे हरी भरी लताओं की तुलना सज्जनों से इस प्रकार की गई है कि पर्वत पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। अब नीचे कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए गए हैं। पाठ में ढूंढिए कि इन तुलनात्मक वाक्यों को लेखक ने किस प्रकार विशिष्ट तरीके से लिखा है, यानी किस प्रकार विशिष्टता प्रदान की है। पहला वाक्य है कि वृक्षों की तुलना साधुओं से की गई है। तो इसका उत्तर होगा कि बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से की गई है। तो यह वाली पंक्ति पाठ में कहाँ मिलती है? तो पाठ में यह पंक्ति मिलती है कि जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। तीसरी बात है कि हरियाली की तुलना गलीचे से की गई है। तो यह वाक्य पाठ में कहाँ मिलता है? तो उत्तर हम लिखेंगे कि वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछायत बिछी थी। चौथा प्रश्न था कि नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ के यश कीर्ति से की गई है। तो यह वाक्य कहाँ है पाठ में? कि एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। तो ये पाठ से वाक्य है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूं जहां प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। अब कह रहे हैं कि इन पंक्तियों को ध्यान से देखिए, यह आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई हैं। इसे लेखक ने न केवल अपनी शैली में लिखा है अपितु इसमें प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें आप आज की हिंदी में लिखिए। तो पहली पंक्ति है कि इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो हम आज की भाषा में इसे कैसे लिखेंगे? इन पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी निर्भय होकर चहचहाते हैं और शहर के शोरगुल से बेपरवाह आनंद पूर्वक खेलते हैं। दूसरी पंक्ति थी कि वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी, मानो हरे गलीचे की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछायत बिछी थी। तो इसको हम आज की हिंदी में कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्षा के मौसम में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है, जैसे हर तरफ हरे कालीन बिछाए गए हों जो विश्राम के लिए आमंत्रित करते हों। अगली पंक्ति है कि यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है सो वहां रहते ही नहीं। तो इसको हम आज की भाषा में कैसे लिखेंगे कि यह एक ऐसा निर्मल तीर्थ है जहां काम क्रोध जैसी भावनाओं से युक्त मनुष्य वहां वास तक नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है कि चित्त तो मेरा वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन से बाहर है।
इसको आज की हिंदी में कैसे लिखेंगे कि मैं वहां पहुंचते ही इतना प्रसन्न और निर्बल अनुभव करने लगा कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगली पंक्ति है कि यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। इसको आज की हिंदी में कैसे लिखेंगे कि यहाँ रात को ग्रहण लगा, हमने उस दौरान आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पाठ भी किया। अगली पंक्ति है कि उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने के थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। तो इसे हम आज की पंक्ति में कैसे लिखेंगे कि उस समय पत्थर में मिले साधारण भोजन का आनंद तो सोने की थाली में परोसे जाने वाले व्यंजनों से कहीं अधिक था। इसी तरह अगली पंक्ति है, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। इसे हम आधुनिक हिंदी में कैसे लिखेंगे? इसको हम आधुनिक हिंदी में लिखेंगे कि इस पत्र को उचित स्थान प्रदान करने की कृपा करें। अगला प्रश्न है कि इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया है, जैसे शिखर के लिए शिखर, यात्रियों के लिए यात्रियों। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हम 2 कॉलम बना लेंगे, पहला प्राचीन वर्तनी और दूसरा आधुनिक वर्तनी। तो पहली वर्तनी लिखेंगे शिखर, जिसे हम आधुनिक वर्तनी में शिखर लिखेंगे। दूसरी वर्तनी लिखेंगे यात्रियों, इसे हम यात्रियों लिखेंगे। तीसरी वर्तनी घाम, जिसे हम धूप लिखते हैं। चौथी अर्थी, इसे हम याचक लिखते हैं। पांचवी बिछायत, इसे हम बिछौना लिखते हैं। छठी मिष्ट, इसे हम मीठा लिखते हैं। और सातवीं खानी, खानी को हम युक्त लिखते हैं, भरा हुआ लिखते हैं। तो यह थे हरिद्वार पाठ के पाठ से विभाग के प्रश्नोत्तर। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटे और टू द पॉइंट उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी में, पुस्तिकाएं लिखने में बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है और आपको पढ़ाई में मदद हुई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इन प्रश्नों के उत्तरों का लाभ उठा सकें। अगर आपका इस पाठ से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।